नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो ये भारत की सर्वाधिक प्रमुख लिपि है। संविधान में इसे राजलिपि का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं जैसे मराठी, नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। उत्तर व दक्षिणी भारत की संस्कृत साहित्य भी देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। इसके साथ साथ पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। इन भाषाओं का साहित्य भी इसी भाषा में उपलब्ध होता है या इसी लिपि में उपलब्ध होता है। पंजाबी और गुजराती साहित्य भी इसी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि को संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि स्वीकार किया गया है। विदेशी विद्वानों में पाश्चात्य भाषा के वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड, हेनरी स्वीट, के.आर. कर्च तथा डैनियल जोन्स ने देवनागरी लिपि की अत्यधिक सराहना की है और सर्वाधिक प्राचीन लिपि होते हुए भी यह लिपि अगर हम देखें तो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। इसीलिए इस लिपि का अपना एक विशेष महत्व है। या ये वैज्ञानिकता की कसौटी पर कैसे खरी उतरती है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है कि संविधान ने इसे किसका दर्जा दिया है? राजलिपि का दर्जा दिया है। इसके साथ साथ चाहे वो दक्षिण भारत या उत्तर भारत की भाषाएं हैं, चाहे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा है, पंजाबी और गुजराती साहित्य है, सभी किस पर आधारित है? देवनागरी लिपि पर ही आधारित है। जो पाश्चात्य भाषा विचारक हैं या वैज्ञानिक हैं उनके नाम आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। ब्लूमफील्ड है, हेनरी स्वीट और के.आर. कर्च तथा डैनियल जोन्स। इन्होंने भी इस लिपि की सराहना करते हुए इसे वैज्ञानिक लिपि स्वीकार किया है। अब बात करते हैं कि कोई भी लिपि या कोई भी वैज्ञानिक लिपि जो होती है उसमें क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे जितने भी स्वनिम हिंदी में हैं उतने ही लेखन देवनागरी लिपि में है। यानी जो स्वनिम होता है, सबसे छोटा ध्वनि का जो रूप होता है स्वनिम, उतने ही लेखन उन सभी ध्वनियों को लिखा जा सकता है किसमें? देवनागरी लिपि में। प्रत्येक लेखन एक ही यहाँ पर आएगा स्वनिम, एक ही स्वनिम का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात लेखिमों और स्वनिमों में एकांकी या एकाकी का यहाँ थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। एकाकी एक जैसा संवाद भी है। लिखने में वही क्रम है जो बोलने में है। लेखिमों का क्रम वागेंद्रियों के क्रम के अनुसार होता है। वागेंद्रियां जो वाणी को बोलने में हमारी इंद्रियां सहायक करती है, वो वागेंद्रियां जैसे कंठ है, तालु है, जीवा है, ओष्ठ है, दांत है, ये सब जो हमारी वागेंद्रियां हैं, वाणी को बोलने वाली जो इंद्रियां, उनके क्रमानुसार ही होता है। जहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसी प्रकार भाषा और लिपि में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। मैंने बोला ल तो लिखा भी क्या जा रहा है? ल। यहाँ पर ना तो कोई ऐसा शब्द जो लिखा तो जाता है बट ये साइलेंट रहेगा या ये बोला नहीं जाएगा। जैसे हम काइट लिखते हैं तो इस तरह के कई ऐसे शब्द आते हैं, नाइफ लिखते हैं, इस तरह के कई ऐसे शब्द आते हैं जैसे अंग्रेजी में, जहाँ पर हम लिखते तो हैं लेकिन उसे बोलते नहीं, उसे साइलेंट मानते हैं। लेकिन ऐसा हिंदी भाषा में नहीं है या देवनागरी लिपि में नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो हम लिख भी रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ण क्यों ना हो। देवनागरी लिपि लिखने में सफल है और इसके लिखने में भी एक रूपता है। लेखिमों का आकार जटिल नहीं है, अतः लिखावट में भी सुंदरता या सौंदर्य बना रहता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको वैज्ञानिक लिपि स्वीकार किया जाता है। इसके बाद देखें जो मुख्य बातें देवनागरी लिपि में वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है वर्णमाला की पूर्णता। पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें जो जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। ये हमने जो की वो विशेषताएं थी जिससे हम इसे वैज्ञानिक लिपि स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर विशेषताओं की बात करें तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसका उद्भव किससे हुआ है? ये ब्राह्मी लिपि से इसका आगमन हुआ है। ब्राह्मी लिपि में कुल मिलाकर 64 लिपि चिन्ह थे, लेकिन देवनागरी में कितने हैं? 52 लिपि चिन्ह हैं।
लिपि चिन्हों की ये संख्या संसार की अन्य भाषा की लिपियों से अधिक है। जैसे अंग्रेजी में 26 हैं और जर्मन में अगर देखें तो कितने हैं, 29 हैं। देवनागरी लिपि बड़ी संख्या सभी ध्वनियों को लेखिम प्रदान करने में सक्षम है। यानी इसमें अगर ज़्यादा चिन्ह हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सब के लिए एक विशेष चिन्ह हमें इस लिपि में मिलता है। तो यहाँ पर वर्णमाला की पूर्णता, यानी जिन वर्णों के माध्यम से हमें अपनी बात कहनी है वो सभी वर्ण हमें यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा क्या है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी ये क्रमानुसार है, क्रमबद्ध है। देवनागरी लिपि में देखिए तो स्वर और व्यंजन पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध है। इसमें स्वरों की संख्या, स्वरों और संध्याक्षरों की संख्या कितनी है, 14 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है। अगर संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो 3 है, क्ष, त्रय, ज्ञ, और कुछ अन्य व्यंजन है जैसे ड़, ह, ढ, ख, ग, फ। ये कौन से हैं, जो अन्य लिपियों से लिए हैं और हमने इस लिपि में सम्माहित कर लिया है। तो यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। उसके बाद है लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण। देखिए वैसे तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी आप ये पॉइंट बना सकते हैं। देवनागरी वर्णमाला के वर्गीकरण की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक तरीके से किया गया वर्गीकरण है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कौन सा है, स्वर है, और दूसरा कौन सा है, व्यंजन है। तो 2 भाग है इसके, 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। अब स्वर की अगर बात करें तो स्वर क्या है, स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर स्वरों की बात करें तो स्वर की संख्या, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपकी किताब में दे रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों को या लिख कर यहाँ पर पूरा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्वर को हम 3 प्रकार के स्वर हैं, एक तो ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरे कौन से हैं, प्लुत स्वर। ह्रस्व में कौन से आते हैं, अ, ई और उ, और दीर्घ में कौन से स्वर आते हैं, आ है, ई है और क्या है, उ है। यानी अ, ई और उ का जो बड़ा रूप है वो क्या है, दीर्घ। देखिए इनका विभाजन कैसे होता है, जिनमें कम समय लगता है बोलने में वो क्या है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिनमें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर क्या है, जिसमें तिगुना समय लगता है। तो ये क्या है, जैसे ओम को हम लिखते हैं, ये क्या है, प्लुत स्वर है। लेकिन ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। जैसे क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, फिर तय वर्ग आता है, फिर पै वर्ग के व्यंजन आते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो ये किस आधार पर है, ये वैज्ञानिक तरीके से है। अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, और ऊष्म के बाद संयुक्त, और उसके बाद कौन से हैं, संयुक्त, और संयुक्त के बाद आगत व्यंजन है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये वर्गीकरण भी पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। आगत का मतलब क्या है, आए हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने क, ख, ग, जिनके नीचे नुक्ता लगता है, क या ख, ये नुक्ते वाले जो चिन्ह है ये हमारी देवनागरी लिपि में आए हुए हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें गतिशीलता, देखिए गतिशीलता से तात्पर्य क्या है कि इसमें गति है। जैसे कबीरदास ने भी कहा है कि भाषा बहता नीर है, अगर ये रुक जाएगी तो सड़ा हुआ पानी जैसे सड़ने लगता है, वैसे ही इसमें भी ये भी हमारे लिए असहनीय हो जाएगी, या हम इसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो ये भी एक गत्यात्मक या गतिशील व्यवहारिक लिपि है। इसमें भी आवश्यकता अनुसार समय समय में नवीन लिपि चिन्हों का, नवीन लिपि जो चिन्ह है उनका प्रयोग होता रहा है, या इनका समावेश किया जाता रहा है। जैसे हमने कुछ जीवामूलीय ध्वनियों को ले लिया, कुछ हमने जैसे फारसी के भाषा के शब्दों को ले लिया, अरबी भाषा के शब्दों को ले लिया, या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी हमारी इस लिपि में शामिल हमने करने का प्रयास किया है। तो ये क्या है, जैसे क, ख, ग, ये अगर हम कहें घ, तो ये जो नुक्ता चिन्ह है ये हमारे नहीं है, हमने किससे ग्रहण किया, इसको
फारसी से ग्रहण किया। तो ये क्यों ग्रहण किया? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता थी, यानी उसमें गतिशीलता लेकर आए। यहाँ पर रूढ़िवादिता नहीं, या हमने जो सबसे पहले निश्चित कर लिया उसी को निश्चित करके हम बैठे रहे, ऐसा इस लिपि में नहीं है। समय अनुसार इस लिपि का नवीनीकरण होता रहा है, यानी इसमें गतिशीलता है। उसके बाद आता है वर्णात्मकता। देखिए ये लिपि वर्णात्मक है, इसमें वर्णों का उच्चारण और लेखन अगर हम देखें तो समान है। लेकिन फारसी और रोमन की अगर बात करें तो ये रोमन लिपि और फारसी लिपि में ये बातें नहीं देखने को मिलती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है यहाँ पर वर्णात्मकता का सहारा लिया जाता है या वर्णों का प्रयोग किया जाता है। आपकी किताब में अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे रोमन लिपि का दे रखा है, फारसी लिपि का दे रखा है। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो केवल देवनागरी लिपि के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आता है प्रत्येक स्वनिम के लिए अलग लिपि चिन्ह। स्वनिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, और यहाँ पर प्रत्येक स्वनिम के लिए अगर देखें तो अलग लिपि चिन्ह है। नागरी लिपि का गुण ये सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ प्रत्येक स्वनिम, कोई भी स्वनिम, कोई भी ध्वनि है, आ है, क है, प है, सभी वर्ण, सभी जो स्वनिम है उन सब के लिए एक अलग लिपि चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद है स्वरों की ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं। देखिए अगर हम बात करें तो केवल अ को छोड़कर, मात्राओं की अगर बात करें तो केवल अ को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं विद्यमान है, जिनको जोड़कर अन्य शब्दों का या स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे आ की मात्रा के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, फिर ई की मात्रा के लिए हम छोटी और बड़ी दोनों प्रकार के चिन्ह हमारे पास इसके लिए मौजूद है। उसी प्रकार ऊ के लिए भी दोनों प्रकार के चिन्ह हैं, ए के लिए भी दोनों प्रकार की मात्राएं हैं, छोटी और बड़ी। ओ की भी हमारे पास दोनों ही प्रकार की मात्राएं हमारी लिपि में मौजूद है। यहाँ केवल अ के लिए कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी के लिए दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मात्रा दोनों प्रकार की मात्राएं हमारी लिपि में शामिल है, जो इसे एक विशेष गुण देती है, ताकि हम अपनी ध्वनि के अनुसार या उच्चारण के अनुसार हम उसका लेखन कर सकें। उसके बाद आता है वर्णों की लिखावट। वर्णों की लिखावट कैसी है? तो आप यहाँ बताएंगे कि वर्णों की लिखावट कलात्मक है, सुंदर है और सुगठित तरीके से लिखी जाती है। ये वर्ण अन्य लिपियों की अपेक्षा बहुत कम स्थान घेरते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर इनको या जोड़कर इनको लिखा जाता है, जिससे कि इसमें ये देखने में भी सुंदर नजर आते हैं। उसके बाद है प्रत्येक वर्ण का उच्चारण। देखिए प्रत्येक वर्ण के उच्चारण की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसा वर्ण बोला जाता है वैसा ही वर्ण को लिखा जाता है, यानी उच्चारण यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रोमन लिपि की तरह कोई भी वर्ण साइलेंट वर्ण नहीं कहलाता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लिखते हैं KNIFE, ये किस में लिखते हैं हम? रोमन लिपि में। लेकिन बोला क्या जाता है कि के यहाँ साइलेंट है, ये केवल नाइफ है। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण है, कोई भी साइलेंट जैसा वर्ण यहाँ पर नहीं है। वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थल के अनुसार। देखिए वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थल के अनुसार, इसको ध्यान में रखकर और इसकी वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे जो क वर्ण है ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठे वर्ग भी इनको कहते हैं, यानी कंठ से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको कंठे ध्वनियाँ या कंठे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, घ, ये क्या है? कंठे है। उसके बाद अगर तालव्य को देखें तो तालव्य वर्ण में कौन से आते हैं? च वर्ग वाले तालव्य वर्ण के शब्द हैं, जैसे र, च, छ, ज, झ, ये कौन से हैं? तालव्य हैं। उसके बाद मूर्धा, जो हमारे मुख में मूर्धा का स्थान है, वहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वो कौन से वर्ण के होते हैं? वो ट वर्ण के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य उनको कहते हैं, मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धा का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार तय वर्ग के जब बोले जाते हैं तो उनको दंत्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि वहाँ कौन सा स्थान है? दंत्य स्थान है या दांतों का स्थान है। इसीलिए उस जगह से जैसे लृ, त, थ, द, ध, न,
ये क्या है, दंत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ दांतों की सहायता से इनका उच्चारण हो रहा है और ये कौन सा वर्ग है, ये त वर्ग है। उसके बाद जैसे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य यानी होठ से बोले जाते हैं, जो ओष्ठ या होठ की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ग कहते हैं। और ये कौन से हैं, प वर्ग इसके अंतर्गत आता है। प वर्ग के जो वर्ण है जैसे प, फ, ब, भ, म, इसके साथ साथ स्वरों में जो ऊ की ध्वनि है वो भी किससे बोली जाती है, ओष्ठ्य या होठों से उसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर वर्णों का निर्माण उच्चारण स्थल के अनुसार किया जाता है, इसीलिए इसमें वैज्ञानिकता बनी रहती है। उसके बाद अगर देखें, लेखन, टंकन और मुद्रण की एक रूपता। लिखने में, छापने में और मुद्रित करने में इसका जो क्या है, इसका रूप कैसा है, एक ही जैसा है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हिंदी वाक्यों की लिखाई और छपाई में जो वर्ण से वाक्य प्रारंभ करने में कोई कठिनाई हमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल जैसा कुछ नहीं लगाते, कैपिटल शब्द नहीं है। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें या रोमन की बात करें तो वहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पहले कैपिटल लगाना होता है, CAPITAL। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, ये कैपिटल है। लेकिन अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी देवनागरी लिपि में जो लेखन, टंकन और मुद्रण है वो एक ही समान है। तो यहाँ पर हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, इसके अलावा भी इसके कुछ पॉइंट आप बना सकते हो। जैसे वर्णों का उच्चारण निश्चित है तो वो हमने बता दिया, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान। या इसके साथ साथ आप बता सकते हो कि व्यंजन की अक्षरिकता, तो यहाँ पर व्यंजन का जो अक्षर बनाया जाता है या उच्चारण किया जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप ये इतनी विशेषताएं भी लिखते हो तो ये देवनागरी लिपि की सभी विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा कि देवनागरी लिपि क्या है और इसको वैज्ञानिक लिपि क्यों कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। देखिए, माना जाए, वैसे देखा जाए तो हो सकता है इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं छोटी छोटी, लेकिन फिर भी अन्य भाषाओं की बजाय ये लिपि या अन्य लिपियों की बजाय इस लिपि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उचित ये लिपि हमें नज़र आती है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।